नमस्कार प्यारे बच्चों, सर्वत्र ज्ञानशाला के YouTube चैनल में मैं आप सबका एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है भोजन, इस टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं। भोजन न सिर्फ हमको जानकारी इसकी होनी चाहिए, बल्कि हमें अपने शरीर की उचित देखभाल कैसे रखनी है इसके बारे में भी हमको मदद करने वाला है ये टॉपिक। तो आज का टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस पर हम लोग जो है ध्यान देने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे वास्तव में भोजन हमें किस लिए ज़रूरत पड़ता है। तो आपका उत्तर होता है कि हमको शरीर में जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो कार्य करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है, और बगैर ऊर्जा, भोजन के बगैर ऊर्जा हमको कहाँ से मिलेगी। आपकी बात ठीक है, लेकिन अभी कुछ अधूरी बात है, इसको हम पूर्ण करने का प्रयास करते हैं इस लेक्चर में। देखिए, जिस प्रकार जो हमारे यातायात के साधन होते हैं वो डीजल, पेट्रोल, ईंधन के माध्यम से चलते हैं, ठीक इसी प्रकार आपने देखा होगा जब ईंधन और पेट्रोल का दहन होता है तो दहन के फलस्वरूप उनको जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसी के माध्यम से वो चलायमान होते हैं। ठीक इसी प्रकार आपको अपने शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी, जो ऊर्जा आपको भोजन से मिलेगी। लेकिन क्या सिर्फ भोजन से हमारे शरीर को ऊर्जा ही मिलती है? अगर आप विचार करें, आप लोगों ने भोजन किया, जीवन में जो भी भोजन किया, आज आप जो छोटे थे उससे इतने बड़े कैसे हो गए? तो निश्चित रूप से आप कहेंगे भोजन न सिर्फ हमारे शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, इसके अलावा भोजन हमारे शरीर में, हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में भी सहायक है। आप देखते होंगे तरह तरह की चीज़ों की कमी से आपके शरीर में तरह तरह के रोग हो जाते हैं, तो आप रोगों के कारण जो है बीमारियां हो जाती हैं इस प्रकार की, आप देखते होंगे। तो ये बीमारियां, इनसे रक्षा करने के लिए हमें भोजन की ज़रूरत पड़ती है। इन सारी चीज़ों के बारे में पूरा जानने का प्रयास करते हैं। मैंने बताया कि भोजन शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, और ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और दूसरी चीज़, शरीर का विकास। शरीर के विकास के साथ साथ अनुरक्षण, उसकी देखभाल। वास्तव में हमारे शरीर को जो ऊर्जा मिलती है वो निम्नलिखित दो ऐसी चीजें हैं जिनके माध्यम से ऊर्जा हमको शरीर को प्रदान होती है। पहली चीज है कार्बोहाइड्रेट, और दूसरी चीज है वसा। पहले हम इसको समझते हैं। मैंने बताया कि शरीर में ऊर्जा जो है वो कार्बोहाइड्रेट और वसा के रूप में हमको प्राप्त होती है। अगर हम देखें तो ऊर्जा इन दो रूपों में अगर हमें शरीर को मिलती है तो इन दोनों को अलग अलग क्यों रखा गया? थोड़ा बहुत तो अंतर जरूर होगा इन दिन में। आइए समझते हैं क्या है। कार्बोहाइड्रेट अगर देखा जाए तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन युक्त एक जटिल यौगिक होता है जो क्या करता है, हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का कार्य हमको करता है। जो भी ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट के जरिए शरीर में मिलती है उसको हम कंज्यूम कर लेते हैं, अब संग्रहित करने के अलावा उसको यूज में ले लेते हैं। और जो वसा जो होती है इसको क्या करता है, ये हमारे शरीर में स्टोर होती है। आप देखें तो आपके शरीर का जो आवरण है, बाहरी जो आवरण है वो मांसपेशियों का बना हुआ है, और मांसपेशियों में ये जो हमारा आवरण देखने को मिल रहा है तो इसमें वसा होती है। और वसा की संतुलित मात्रा होना जरूरी है, क्योंकि बाहरी आवरण को हमें मजबूत करना है, उसको दृढ़ करना है। वसा की जो संतुलित मात्रा होनी इसकी जरूरी है। अगर आप देखा, पता चला वसा आपके शरीर में वसा की कमी है, किसी ने आपको थप्पड़ लगा दिया, थप्पड़ लगाने के बाद आपके देखा तो चेहरे पे 5 उंगलियों के निशान छपाए, तो प्रायः ये चमड़ी जो है मजबूत करने का कार्य करता है। अगर वसा की मात्रा कहीं ज़्यादा शरीर में असंतुलित हो गई, ज़्यादा हो गई, तो भी समस्याएं पैदा होती हैं। समस्याओं की बाद में चर्चा कर देंगे। अभी फ़िलहाल हम आपको लिंक करा रहे हैं इन सारी चीज़ों की। आप सबकी अगर डिमांड होगी तो इस पर हम विस्तृत लेक्चर लाएंगे, विस्तृत जानकारी लेकर के आएंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें जो केमिस्ट्री से जुड़ी हुई है, रासायनिक चीज़ों से जुड़ी हुई हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेके आएंगे। लेकिन आप सब लोग कमेंट बॉक्स में जब हमको लिखेंगे उसके बारे में तब हम विचार करते हैं। दूसरी चीज़ है कि इन दोनों में वास्तव में अंतर क्या है। अगर हमको ऊर्जा की ज़रूरत है, तुरंत ऊर्जा की ज़रूरत है,
तो हम वसा युक्त पदार्थ लेते हैं। और अगर हमें वास्तव में ऊर्जा जो शरीर में कंज्यूम करनी है तो कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ लेते हैं। ये वास्तव में देखा जाए तो जल में घुलनशील होता है, और ये कुछ चीज़ों को छोड़कर, जैसे अल्कोहल को देख लें या ईथर को देख लें, कुछ अकार्बनिक पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको देख लें, उनको छोड़ करके ये घुलनशील नहीं होता है या अघुलनशील होता है। अगर हम बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट किन किन चीज़ों से हमको प्राप्त होता है, तो आप देखेंगे दैनिक जीवन में हमारे तरह तरह के अनाज होते हैं। आप अनाजों में देखें गेहूं है, चावल है, मक्का है, इसके अलावा और भी बहुत सारे अनाज हैं, उन सारी चीज़ों में आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। तो गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया। इसके अलावा जो हमारे मीठे फल होते हैं, जैसे आम हो गया, इसके अलावा आम के अतिरिक्त आप देखेंगे तो बहुत सारे मीठे फल हैं, उन सारे मीठे फलों में आपको कार्बोहाइड्रेट उचित मात्रा में मिल जाता है। जैसे चुकंदर है, चुकंदर सब्जियों में भी मिल जाता है, चुकंदर में भी पर्याप्त मात्रा में। गन्ना है, गन्ना में भी आपको, आलू है, आलू में भी आपको कार्बोहाइड्रेट उचित मात्रा में मिल जाता है। लेकिन जब आप वसा की बात करते हैं तो वसा देखा जाए बहुत सारे जो तैलीय पदार्थ होते हैं, तैलीय पदार्थों में वसा उचित मात्रा में आपको मिलती है। विभिन्न प्रकार के घी हैं, तेल हैं, वनस्पति तेल है, इन सारी चीज़ों में आपको वसा देखने को मिल जाती है। जो दूध से बने हुए पदार्थ होते हैं, जैसे कि मक्खन है, घी है, दूध, दही, इन सारी चीज़ों में भी आपको वसा देखने को मिल जाती है। शाकाहारी के अलावा जो मांसाहार अपनाते हैं उनमें विभिन्न प्रकार के मांस हैं, आप मछली है, इन सब का जो सेवन करते हैं उनमें भी वसा आपको उचित मात्रा में मिल जाती है। तो वसा की उचित मात्रा मैंने बताया शरीर में होना जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर के बाहरी आवरण को मजबूती प्रदान करता है, दृढ़ करता है, और इसकी उचित मात्रा शरीर में संग्रहित होनी जरूरी है। तो ये क्या करता है, हमारे शरीर में इस कंज्यूम करने के अलावा बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसको कलेक्ट करता है, एनर्जी को कलेक्ट करने का कार्य वसा करता है। आगे बात आती है शरीर के अनुरक्षण और विकास के लिए कौन कौन सी चीज़ें भोजन के रूप में हमको ज़रूरत पड़ेंगी। तो उसमें हम पहली बात अगर हम करते हैं तो प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज लवण है, जल है, रेशेदार पदार्थ हैं, प्रोटीन हो गया हमारा, विटामिन हो गया, खनिज लवण हो गए, जल हो गया, रेशेदार पदार्थ हो गए। तो इस प्रकार से आपने देखा इन सारी चीज़ों की भी हमारे शरीर में ज़रूरत होती है। अगर हम इसमें बात करते हैं शरीर के विकास और अनुरक्षण के लिए, तो ये सारे जो हमारे भोज्य पदार्थों में उपलब्ध प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज लवण हैं, जल है, रेशेदार पदार्थ हैं, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के विकास और अनुरक्षण के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें प्रोटीन की बात करते हैं। वास्तव में प्रोटीन है क्या? तो प्रोटीन अगर आप बात करेंगे एक तरह से अमीनो एसिड होते हैं, और आपके शरीर में देखा होगा डीएनए है, आरएनए है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है, आरएनए है, ये सारी चीज़ें प्रोटीन से ही मिलकर बनी होती हैं। अगर आप देखें तो न्यूक्लिक एसिड के अलावा एंजाइम है शरीर के, हार्मोन है, ये सब हमारे शरीर में प्रोटीन से ही मिलकर बने होते हैं। एंजाइम एक प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे शरीर में बहुत सारी एक साथ जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उनको संपादित करने के लिए मदद करते हैं। भोजन का पाचन एक जैव रासायनिक क्रिया है, तो भोजन के पाचन के लिए कोई ना कोई एंजाइम की जरूरत पड़ती है। तो एंजाइम मैंने बताया एक सूक्ष्म जीव होते हैं, इसलिए इसको जैव रासायनिक क्रिया कहते हैं। जीवों से जुड़ी जो रासायनिक क्रिया होती है इसीलिए इसको जैव रासायनिक क्रिया कहा जाता है। तो एंजाइम भी अगर आप देखें तो मैंने बताया कि प्रोटीन ही होते हैं। हार्मोन, शरीर के विकास के लिए हार्मोन की जरूरत पड़ती है, ये भी हम देखें तो प्रोटीन होती है। इसके अलावा प्रोटीन क्या करता है हमारे शरीर में, प्रोटीन अगर हम ध्यान दें तो टूटी फूटी जो कोशिकाएं होती हैं उनको मरम्मत करने में इसका योगदान होता है। नई कोशिकाओं के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। आप देखे होंगे जो व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है उसको ये सलाह दी जाती है कि आप प्रोटीन युक्त भोजन करिए।
प्रोटीन युक्त जब भोजन करेगा तो जो उसकी टूटी फूटी कोशिकाएं हैं उसकी मरम्मत करने में उसको मदद मिलेगी। आप देखे होंगे शरीर में घाव जिन लोगों के हो जाते हैं उनको प्रोटीन युक्त भोजन करने की सलाह दी जाती है। उनको ऊर्जा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनको सबसे पहले ज़रूरत है प्रोटीन की, ताकि उनके शरीर में जो ऊतक हैं, जो घाव हैं, वो भर पाएँ। घावों को भरने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। फाइब्रिनोजन जो रक्त का थक्का जमता है एक प्रकार का प्रोटीन ही है। अगर आप ध्यान देंगे तो WBC जो वाइट ब्लड सेल होती हैं या RBC रेड ब्लड सेल जो होती हैं, इनका अपना जीवन काल होता है। जैसे WBC का देखें, श्वेत रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 5 से 6 दिन होता है। RBC का जीवन काल 120 होता है। आप देखें तो हमारे शरीर में कोशिकाओं के मरम्मत के साथ साथ नियमित रूप से नई कोशिकाओं के निर्माण में भी इसकी जरूरत पड़ती है प्रोटीन की। WBC मैंने बताया कि व्हाइट ब्लड शरीर में जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं वो भी 5 से 6 दिन में बनती रहती हैं। तो 5 से 6 दिन में बनने के लिए भी प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी आपको। अगर आप देखें रेड ब्लड सेल जो लाल रुधिर जो कणिकाएं होती हैं उनका जीवन काल 120 दिन होता है। इसको भी बनने के लिए आपको शरीर में 120 दिन का कार्यकाल होता है। 120 दिन बाद पुनः इसकी जरूरत पड़ती है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपके शरीर में प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। अभी WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट दी। उसमें कहा गया कि ये रिपोर्ट सन 2016 में दी। उसमें कहा गया कि हमारे जो भी ध्यान दिया उसमें ये बात कही गई कि जो बहुत सारे कंट्रीज़ हैं उसमें दालों के प्रयोग पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस कारण शरीर में उचित विकास नहीं हो पा रहा है। प्रायः लोग कुपोषित होने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर आप देखेंगे तो प्रोटीन और विटामिन की मुख्य रूप से भूमिका ज़्यादा होती है। तो कुपोषण से बचने के लिए हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है कि सन 2016 में अंतर्राष्ट्रीय दाल वर्ष मनाने की घोषणा की। अगर देखें तो हमारा दाल अनुसंधान जो केंद्र है भारत में, तो हमारे नज़दीक कानपुर में ही उपलब्ध है। आगे की जानकारी आपको विटामिन, खनिज लवण, जल, रेशेदार पदार्थ की जानकारी हम अगले लेक्चर में देंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।